वेलकम बैक। अब जरा हम बात करते हैं पावर लाइन में अहम हमारे जो करंट अफेयर्स के इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि शर्म अल शेख यानी COP27 में शमूलियत और शराकत के बाद इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं। दिस इज सेट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर PMLN। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब से मशावरत हो रही है मुख्तलिफ मुल्की उमूर के ऊपर, इस पर तनकीद तो आती है लेकिन यकीनन पार्टी का एक अपना मौकफ होगा। PDM का इस हवाले से क्या कहना है, विल फाइंड आउट, बट दिस इज being termed as a very important meeting। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदाई साहब भी अपने सऊदी अरब का दौरा शुरू कर चुके हैं और ये रियाज में उनकी मुलाकातें बड़ी अहम हैं। इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये आप देख सकते हैं कि दोनों बड़ी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, इनकी क़यादत और मुल्की हुकूमत अगर मुल्क से बाहर है, इस वक्त अहम उमूर और मामलात की तरफ उनकी तवज्जो है। तो व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल सिनेरियो एट होम? हम जानते हैं कि ऑल इज नॉट वेल और एक दफा फिर शुरुआत की जा रही है PTI के लॉन्ग मार्च की, जलसे की, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। खान साहब के बारे में कहा जा रहा है ये डायरेक्टली रावलपिंडी में इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब वजीराबाद से इसको लीड करते हुए रावलपिंडी की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी तरफ फैसलाबाद की अगर बात की जाए, वहां से जो जुलूस होगा और वहां से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको असद उमर साहब लीड करते हुए रावलपिंडी लेके आएंगे। कल जो स्टेटमेंट्स आ रही थी और जिस तरह वजारत दाखिला ने इसकी तैयारी की है वो किसी तरह की भी लचक की तरफ निशानदेही नहीं कर रही है। दूसरी तरफ हमने कल ये भी देखा कि PTI की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया, जो कि पूरे के पूरे वजीराबाद वाकये के हवाले से था, जिसमें PTI का मौकफ ये है कि इनिशियल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ये पॉइंट आउट करती हैं कि ये एक सोची समझी कातिलाना हमला था ये, और इसके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इम्तियाज गुल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि तमाम उमूर पे उनका क्या तज्जिया। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब। जी सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि लंदन में होने वाली इस मुलाकात के हवाले से एक दफा फिर शहबाज शरीफ साहब अपने पार्टी चेयर यानी नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ इंदिए ये भी यानी कुछ जराए ये भी कहते हैं कि पार्टी में कुछ मामलात के ऊपर अलाइनमेंट मौजूद नहीं है। किस तरह देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? देखिए, पहले तो बड़े शर्म की बात है, मैं कहूँगा कि वजीर आजम अपने हर गैर मुल्की दौरे के पहले या उसके बाद लंदन चले जाते हैं, जहाँ पे अमलन का पाकिस्तानी कानून का एक भगोड़ा साबिक वजीर आजम बैठा हुआ है उससे सलाह मशवरे के लिए। और खुद ये वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बॉन्ड पे इन्होंने जाने दिया था साबिक वजीर आजम को। तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है, मैं समझता हूँ कि ये वजीर आजम, इनको जरा सा भी ख्याल नहीं है दुनिया के किसी और मुल्क में ये नहीं होना था। अब हैविंग सेड दैट, मुझे ये लगता है कि ये जा रहे हैं बार बार अहम फैसलों की अप्रूवल के लिए। एक अहम फैसला जो सामने है वो यही है कि हमारी फौज के सरबराह जनरल बाजवा को तौसी देनी है या नहीं, उनको जारी रखना है, उनकी टर्म जो है वो जारी रखनी है या नहीं, या फिर उनकी जगह कोई नया फौज का सरबराह आना चाहिए। तो एक मेरा ख्याल है बुनियादी मसला है जिस पे सलाह मशवरे के लिए वो गए हैं। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो खान साहब की लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद यानी रावलपिंडी का रुख किए हुए है, ये भी इस मशावरत के अमल में ये मौजू भी आएगा? और सबसे बड़ी बात ये कि बड़ी इस पे कोई PDM की मुशावरत नजर नहीं आ रही, यानी राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि PDM की 13 जमातें आपस में साथ बैठकर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कोई इस बारे में बात कर रही हैं कि इस मामले को डिफ्यूज कैसे किया जाए। अगर हुकूमत वक्त PMLN मुज़ाकरात की मेज पे नहीं लाने में कामयाब हो रही तो ऐसा लग रहा है कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी पहल नहीं करना चाहती। उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि ये इशू PDM और PTI के दरमियान नहीं है जी, बल्कि के दरमियान है, और जो भी फैसला होगा उन्होंने ही करना है। इसी वजह से आप देख रहे हैं अभी तो एक और बड़ा स्कैंडल आ गया है। मेरा ख्याल था कि शायद हम आज उससे शुरू करेंगे, जो अरशद शरीफ सर, मैं उसी की तरफ आना चाहती थी। वजारत खारजा की तरफ से आप समझते हैं कि इस मामले को उठाया जाना चाहिए? बिकॉज एक तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल ये है कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसके लिए मुद्दई अरशद शरीफ मरहूम की फैमिली है, उनको देने के बजाय ये जराए के जरिए लीक होती है। लीक क्या होती है, इसके ऊपर गुफ्तगू होती है, ये तस्वीर नेशनल मीडिया पे दिखाई जाती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या बिलावल भुट्टो जरदाई साहब अब केनिया से आने वाली इन्वेस्टिगेशन को, इनिशियल रिपोर्ट्स को चैलेंज
चैलेंज करेंगे, इसको मजीद प्रोब करेंगे? नहीं, बिलावल भुट्टो का उसमें कोई काम नहीं है। मेरा ख्याल है उनको तो अपना खारजा उमूर पे तवज्जो की हुई है। मेरा ख्याल है जब से वो वजीर खारजा बने ज्यादातर वो मुल्क से बाहर ही रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट वजीर खारजा, इट्स अबाउट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि यहाँ पे कीनिया के साथ हमारे जो अहम इदारे हैं वो क्या करें। लेकिन जिस अंदाज में ये रिपोर्ट बाहर आई है, आपने कहा कि उस पर सवाल उठ रहे हैं, बिलाशुबा उस पर सवाल उठ रहे हैं। दो बड़ों की लड़ाई है, कौन किसको अब जलील करना चाहता है इस रिपोर्ट के जरिए, वो भी आइंदा चंद दिनों में मेरा ख्याल पता चल जाएगा। लेकिन इंतहाई एक अफसोसनाक मामला है कि फैमिली को उसके अरशद शरीफ के घराने की बजाय ये रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कौमी मीडिया की जीनत बन गई है और उसके जरिए भी बहुत सवालात उठ रहे हैं बहुत बड़े लोगों पे, जिनका दावा था कि ये केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी था। ये तो बड़ा चुन के उसको घेर के इम्तियाज साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं चाहूंगी कि आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन जर्नलिस्टिक एथिक्स एज वेल। देखें, इस वक्त तमाम सहाफती बिरादरी सरापा एहतजाज है जिस अंदाज में ये रिपोर्ट लोगों के सामने लाई जाती है, और उससे पहले की भी तमाम मामलात हमारे सामने हैं कि किस तरह अरशद शरीफ साहब की फैमिली इस वक्त मुद्दई है, किस तरह वो अपने इत्मीनान ना होने का इजहार करती रही है बहुत सारे मामलात को लेके, किस तरह वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए बात है। बुनियादी तौर पे ये पोस्टमार्टम की इस अंदाज की रिपोर्ट नहीं पब्लिक की जानी चाहिए थी, लेकिन जी इससे इस पे जिस अंदाज में ये सारा कुछ हुआ है, मामला बाहर आया है, बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है और मेरा ख्याल है कि इससे ना हमारी हुकूमत और ना हमारे मुक़्तदर पाएंगे इतनी आसानी से। उनको वजाहतें देनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले ये क्या केनिया में उसका कौन दुश्मन था अरशद शरीफ का, और केनिया जाने पे मजबूर कैसे हुआ अरशद शरीफ। सर, इससे भी बढ़कर ये कि जो हमारे दफ्तर आखिरी जो सारा पेपर वर्क था, उसके बाद बॉडी जिस तरह ये उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान वापस आया है, तो यानी चलें फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में तो ये डिटेल्स मौजूद हैं कि उनकी पसलियां या उनकी उंगली की हड्डियां फ्रैक्चर्ड थी, लेकिन अगर उनके नाखून उतारे गए जिस तरह की ब्रूटैलिटी की बात की जा रही है, तो आई एम श्योर कि जो हमारे हमारा वफ्द वहां पहुंचा था, क्या उनके बयानात, क्या डिड दे सी इट, डिड दे नॉट सी इट, क्योंकि उन्होंने यकीनन तस्वीर भी उस वक्त जस्ते खाकी की थी और वो सर्कुलेट भी कर रही है मीडिया पे। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, तो टेक्निकल सवाल है। हमारी जो टीमें गई हैं वहां पे, हमारी सफीर साहब भी मौजूद थी वहां पे, आया, उन्होंने ये सारा कुछ देखा कि नहीं, क्योंकि बॉडी को कवर करने से, कफन में डालने से पहले, यानी यहाँ पाकिस्तान भेज जाने से पहले उनको देखना तो चाहिए था कि बॉडी आइडेंटिफाई उन्होंने किया सर। FIA की टीम गई, सारा कुछ देखा कि नहीं देखा। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि सवाल है कि ये बॉडी अभी जो हम देख रहे हैं, ये आया अरशद शरीफ का है, उसी की बॉडी का हिस्सा है या नहीं है। तो ये मामला पहले इतने खराब थे, इन्होंने अब ये लीक आ, लेकिन अभाम है कि ये बॉडी, उन्हीं की बॉडी की तस्वीर हैं या नहीं। तो अगेन अ बिग टेलीविजन नेटवर्क और एक सीनियर सहाफी ने इस खबर को अपने प्रोग्राम में इतना उसके बारे में बात की है, तो यकीनन उन्होंने वेरीफाई तो किया होगा, नहीं? ये नेटवर्क इस्तेमाल हो गया है, जिस तरह कई दफा सहाफी और नेटवर्क्स इस्तेमाल हो जाते हैं मीडिया वॉर में, फेक न्यूज में, मोटिवेटेड न्यूज में, इस तरह कल ये भी इस्तेमाल हो गए हैं। और ये हमें देखना है कि इसका फॉल आउट क्योंकि इतनी आसानी से इन सवालात के जवाब हमें नहीं मिलने हैं। इसका बराह रास्त मलबा अब हुकूमत, क्योंकि ये भी बताया गया कि जी जो उसके होस्ट थे केनिया में अरशद शरीफ के, खुर्रम और वकार,
تو وہ خود بھی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. اب معلوم نہیں یہ اشارے کس کی طرف جا رہے ہیں, لیکن دو میرے لگتا ہے کہ بڑوں کی لڑائی ہے, ایک دوسرے کو نیچا چھاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے نیا آرمی چیف لگانا ہے, اس پہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو بہت ساری ڈیفلیکٹیو. اٹ از ویری انفارچونیٹ. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو ہم ڈیفینسو پہ ڈال رہے ہیں, ان کی عزت کو پامال کر رہے ہیں. اٹ از بیکمنگ مور اینڈ مور کمپلیکس رائٹ ناؤ. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت حکومت وقت پہ عائد ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کوشاں ہیں, اینڈ از انف بینگ ڈن؟ یعنی اگر ہم پالیٹکس آف ریکنسیلیشن کی بات کریں تو جو ان کا رول ہونا چاہیے, گیٹنگ پیپل ٹو سٹ اینڈ ٹاک, اس میں آپ کتنا کامیاب پاتے ہیں وزیر اعظم کو؟ دیکھیں جی, وزیر اعظم اور ان کے ساتھی اپنی حکومت بچانے کے چکر میں ہیں. زیادہ تر وقت ان کا اسی میں لگ جاتا ہے کہ کس طرح عمران خان کو گالیاں دیتے, عمران خان کو متون کرتے رہے, اس کی مذمت کرتے رہے. ساری تمام در توجہ اس پہ ہے جو ہماری اصل گورننس کے مسائل ہیں. اور ہمارے امتیاز صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب, پی ایم ایل این کا موقف ان سے بھی جان لیتے ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. اچھا, ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی امتیاز صاحب, آپ اپنی گفتگو کنٹینیو کیجیے پلیز. جی مجھے تو اب یاد ہی رہا میں کیا بات کر رہا تھا. سر, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اٹس اے کیوٹک سچویشن. مجھے یہ بتائیے کہ ریزمپشن آف دا لانگ مارچ, اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب؟ کیونکہ ایک ٹکراؤ کی, ایک کنفرنٹیشن کی, وہی بات ہے کہ پچھلے 10 دن سے 30,000 سے زیادہ اہلکار تعینات ہیں اسلام آباد میں. مختلف وہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ایکسس اینڈ دا روٹ ٹو دی ایئرپورٹ وہ کس کے پاس ہونا چاہیے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس وقت کیسے, کیا معاملات آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں فار راولپنڈی اینڈ فار اسلام آباد؟ دیکھیے جی, اول تو بات ہے کہ جو جب بھی لانگ مارچ وغیرہ ہوتا ہے, دھرنا ہوتا ہے, اس سے کاروبار زندگی بہت متاثر ہوتا ہے, عام لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور یہ ہماری بار بار ریکویسٹ بھی پی ٹی آئی عمران خان سے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کے ذریعے بار بار کاروبار زندگی میں خلل پڑے. لیکن دوسری طرف آپ وہ دیکھیں, وہ ایک زخمی شیر ہے, وہ وونڈیڈ ٹائیگر جس کو کہتے ہیں, کہ وہ اس نے اپنے ایک انتخابات کی ڈیٹ میں نے لینی ہے, اس کے لیے کیا ہوا ہے کہ اسلام آباد کس حد تک وہ شروع کر پاتے ہیں, یا درمیان میں جو کچھ اب تازہ ترین جو ارشد شریف کے حوالے سے خبریں آئی ہیں, یا پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہمارے لندن میں پہنچے ہوئے ہیں. یہ تمام واقعات اتنی آسانی سے پاک قوم کے لیے ہضم ہونے والی نہیں ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آکسیجن فراہم کر رہی ہیں عمران خان کو. سر, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ٹرم اگر موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ یہ ٹرم مکمل ہو, چلے جی یہ ضد کی تو بات ہے, بٹ دے آلسو نیڈ ٹو کیپ این آئی آن دا لانگ ٹرم پولیٹیکل فیوچر. جس طرح کا کیوس, جس قسم کی کمپلیکسٹیز, فیک اور جینوئن نیوز اس وقت سامنے آ رہی ہے, وہ ایک نیریٹو بنا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نیریٹو سے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مگر بالخصوص پی ایم ایل این باؤنس بیک کر پائے گی؟ دیکھیے بڑا مشکل ہوگا. موجودہ حالات میں جتنی ان کی بیٹرنگ پٹائی ہو چکی ہے پبلک پرسیپشن کے حساب سے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, پھر اسکینڈل پہ اسکینڈل آ رہے ہیں, تو حکومت کی نظر نہیں آتی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وزیر خارجہ تو جب سے بنے ہوئے شاید نصف سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ انہوں نے ملک سے باہر گزارا ہوا ہے, اور ہماری اصل حکومت بھی لندن میں ہے, یہاں پہ نہیں ہے. تو جہاں پہ اس قسم کا تاثر پیدا ہو, اور خاص طور پھر ایسی صورتحال میں جہاں راولپنڈی کے جو لوگ ہیں وہ خود کو حکومت سے الگ تھلگ سمجھتے ہوں, تو یہ تمام صورتحال کسی بھی حکومت وقت کے لیے سازگار نہیں ہو سکتی, نہ حکومت کے لیے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ امتیاز صاحب کہ تمام کا تمام جو اس وقت ایک طرح سے تکیہ کیا ہوا تھا وہ نواز شریف صاحب کی واپسی پہ تھا, جو کہ اپنے آپ میں اس وقت ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ وطن واپس آئیں گے. کیونکہ بہرحال پی ایم ایل این کی جو اپیل ہے, اگر اپنے الیکشنز کی طرف بڑھنا بھی ہے تو اس میں نواز شریف صاحب کا کردار بہت اہم ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں. اگر ہم ایک جمہوری قدر کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا لوگوں کا رائٹ ہے, تو دعا یہی ہے کہ یہ ایک پیسفل پروٹیسٹ رہے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اینڈ ویل بی رائٹ بیک.